everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 13 पढ़ेंगे, दैट इज वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। अभी तक हमने देखा था कि जैसे इंडस्ट्रीज सेटअप होती चली गई वैसी वैसे वर्कर्स की नीड भी बढ़ती गई। अब ये वर्कर्स, इतने सारे वर्कर्स की हमें जरूरत है, तो ये वर्कर्स आते कहाँ से हैं, कहाँ से ये वर्कर्स बिलोंग करते थे, हमने कैसे अपने वर्कर्स की नीड को फुलफिल किया, ये सब वर्कर्स कहाँ से आते थे, उनके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। As factories started coming up in India, there was a huge demand for workers. अब जैसे जैसे इंडिया में फैक्ट्रीज सेटअप होती चली गई वैसे वैसे इंडिया में भी अब वर्कर्स की डिमांड बढ़ने लगी। इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी इंडस्ट्रीज में काम करवाने के लिए वर्कर्स की जरूरत थी। अब जैसे जैसे मतलब इंडस्ट्रीज सेटअप होती गई वैसे वैसे वर्कर्स की नीड बढ़ती गई। But finding regular and disciplined workers was difficult in the beginning. लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, ऐसे वर्कर्स को ढूंढना जो प्रॉपरली अपना काम करें, रेगुलरली आए यानी डेली आकर के अपना काम प्रॉपर वे में करें, तो ऐसे वर्कर्स को ढूंढना मुश्किल था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये एक तरह से लोगों के लिए एकदम नया था। पहले लोग अपने घर पे रह के प्रोडक्शन किया करते थे, अपने हिसाब से प्रोडक्शन करते थे, थोड़ा रेस्ट लेकर के, बीच में ब्रेक लेकर के तब वो काम किया करते थे, जिससे कि उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी ना हो, यानी अपनी बॉडी को रेस्ट दे दे के वो काम किया करते थे। लेकिन अब ये एकदम उल्टा हो गया है पूरा सिस्टम। अब वो घर पे काम नहीं कर रहे हैं, अब वो बाहर जाके फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं और वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते हैं। जैसा उन्हें मैनेजर बोलेगा उन्हें वैसे ही काम करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या हो रहा था, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें ऐसे वर्कर चाहिए थे जो रेगुलरली आए और सही तरीके से प्रॉपर वे में काम करें, और ऐसे वर्कर्स को ढूंढना मुश्किल था स्टार्टिंग में। सोर्स ऑफ वर्कर्स, अब ये वर्कर्स आते कहाँ से थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। मोस्ट फैक्ट्री वर्कर्स कम फ्रॉम विलेजेस। ज्यादातर जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, जितने भी वर्कर्स काम किया करते थे फैक्ट्रीज में, वो विलेजेस से आया करते थे, रूरल एरिया से यानी गांव से आया करते थे। They were peasants who had lost their traditional livelihood due to decline of handicrafts and handlooms. ये जो वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे वो असल में पहले पीजेंट्स हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी ट्रेडिशनल जॉब्स खो दी, वो लोग हुआ करते थे। हमने देखा था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने अपने गुड्स यहाँ पे सेल करना, इंडियन मार्केट में सेल करना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, हमारे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन होती चली गई। हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई, बंद हो गई। इसकी वजह से जितने भी लोग जो स्किल्ड वर्कर्स थे, स्किल्ड आर्टिसंस थे, जो पहले अपनी स्किल्स के बेसिस पे अर्न किया करते थे, जो हैंड के थ्रू अपने बाय हैंड प्रोडक्शन करके वो अपनी अर्निंग किया करते थे, उनकी वो ट्रेडिशनल जॉब्स उनसे छिन गई। अब ये सारी ट्रेडिशनल जॉब्स जब खत्म हो गई, तब ये जितने भी ट्रेडिशनल वर्कर्स थे, ट्रेडिशनल वे में प्रोडक्शन करने वाले जो लोग थे, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर गए। फिर वो पीजेंट्स बन गए, यानी गाँव में जाकर के खेती करके, फार्मिंग करके अपना गुजर बसर करने लगे। तो ये पीजेंट्स जिन्होंने अपनी ट्रेडिशनल लाइवलीहुड खो दी थी, वो लोग अब धीरे धीरे फैक्ट्रीज जब बढ़ने लगी तो उन फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर काम करने लगे। लो एग्रीकल्चरल इनकम, और वो पीजेंट्स जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं, जो फार्मिंग करके अपनी लाइफस्टाइल सुधार नहीं पा रहे हैं, बेटर वे में नहीं रह पा रहे हैं, उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा, एक तरह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, वो अर्निंग्स नहीं कर पा रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के थ्रू, तो उन लोगों ने भी, उन पीजेंट्स ने भी एज अ वर्कर काम करना शुरू किया फैक्ट्रीज में, क्योंकि उन्हें लगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से मैं उतना अर्न नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मुझे रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है, तो ऐसा करता हूँ मैं फैक्ट्री में जाके काम करूंगा, जिससे वहां पे फैक्ट्रीज में क्या होगा, मुझे रेगुलरली मंथली बेसिस पे सैलरी मिलेगी और जितना मैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से अर्न करता हूँ उससे ज्यादा ही अर्न कर पाऊंगा फैक्ट्रीज में। तो इस सोच के साथ जो पीजेंट्स हैं वो शिफ्ट करते चले गए सेकेंडरी सेक्टर में। उन्होंने फार्मिंग छोड़ करके फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर काम करना स्टार्ट करा। They came to cities like Bombay, Calcutta and Madras in search of work. और इसी की वजह से हमें माइग्रेशन देखने को मिला। जब लोगों को काम की तलाश थी, जब लोग चाहते थे कि एज अ वर्कर वो फैक्ट्री में काम करें, तो लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाने लगे, शिफ्ट होने लगे। स्पेशली किन जगहों पे, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स थे उस टाइम के। तो
इन सिटीज में मेनली वर्कर्स के तौर पे इन पीजेंट्स ने माइग्रेट करना शुरू किया इन सर्च ऑफ वर्क। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। रोल ऑफ जॉबर्स, अब जॉबर्स कौन थे और वो कैसे रोल प्ले कर रहे थे इस फैक्ट्री सिस्टम में? Jobbers were agents who helped factories hire workers. Jobbers एक तरह से वो agents हुआ करते थे या कह लो मिडल मैन हुआ करते थे जो फैक्ट्रीज में काम करवाने के लिए वर्कर्स को लाया करते थे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। यानी जॉबर्स की ही मदद से इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स को हायर कर पाते थे। जॉबर्स प्रॉमिस जॉब्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी। जॉबर्स जो थे वो इन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम किया करते थे और बदले में इन्हें पैसा मिलता था। और इनका काम क्या होता था कि इन्हें वर्कर्स ढूंढ के लाने हैं इंडस्ट्रीज में काम करवाने के लिए। तो जॉबर्स एक तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉमिस कर दिया करते थे कि मैं आपको वर्कर्स ला के दूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा और बदले में इन्हें पैसे मिलते थे। became powerful figures in factory system, और इसी की वजह से जॉबर्स जो हैं वो इस पूरे फैक्ट्री सिस्टम में यानी सभी फैक्ट्रीज में जॉबर्स जो हैं वो बहुत पावरफुल फिगर बन चुके थे, यानी पावरफुल पोजीशन होल्ड करते थे। क्यों? क्योंकि अगर जॉबर्स नहीं होंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट इतने इजीली वर्कर्स नहीं ढूंढ पाएंगे अपने लिए, और जब वर्कर्स नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे ये इंडस्ट्रियलिस्ट। इसी की वजह से जॉबर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये जॉबर्स इन इंडस्ट्रीज के लिए वर्कर्स को ढूंढ के लाया करते थे और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को एक तरह से ज्यादा इजी रहा करता था वर्कर्स को हायर करने में। क्यों? क्योंकि इनके पास जॉबर्स थे, एजेंट्स थे जो इनके लिए वर्कर्स ढूंढ के ला रहे हैं। वर्किंग कंडीशंस, अब इन वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस कैसे थी, किन कंडीशंस में ये काम किया करते थे? फैक्ट्री वर्क वॉज हार्ड एंड टायरिंग। फैक्ट्री वर्क जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। हमने देखा था कि इन्हें रेस्ट नहीं मिलता, ब्रेक टाइम नहीं मिलता उतना, काफी घंटों तक इनसे काम करवाया जाता है, खड़े रह के काम करते रहते हैं, बैठ के काम करते रहते हैं। तो स्पाइन में हमारे जो स्पाइन है उसमें और पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिजिकल हार्म पहुंचता है हमें। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें ये पता चलता है कि फैक्ट्री वर्क बहुत ज्यादा हार्ड है, मुश्किल है, फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा हार्ड है और साथ ही साथ ये काम थकाने वाला भी है। अगर इतने घंटों तक 24 घंटे में से 15 to 16 आवर्स अगर कोई इंसान लगातार काम करता जा रहा है तो बहुत ज्यादा थक जाता है। तो बहुत टायरिंग वर्क भी है ये, बहुत ज्यादा थक जाते हैं लोग, वर्कर्स बहुत टायर्ड हो जाते हैं इस वर्क से और डेली रिपीटेटिव टास्क करके यानी सेम काम कर करके उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहे हैं, डेली उन्हें सेम ही टास्क परफॉर्म करने हैं। तो इसकी वजह से उनकी लाइफ भी बोरिंग सी हो जाती है। तो फैक्ट्री वर्क उतना आसान नहीं है, थकाने वाला है और रिपीटेटिव टास्क करके एक तरह से इन वर्कर्स की जो लाइफ है वो बोरिंग होती जा रही है। वर्कर्स वर ऑफन हायर्ड एंड फायर्ड इजीली। वर्कर्स को जल्दी काम पे भी रख लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और जब मन करे तब इन्हें फायर कर देते हैं, निकाल भी देते हैं। यानी कि इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वर्कर्स की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है, यानी कि जब लोगों की डिमांड ज्यादा है तब ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे फैक्ट्री ओनर्स, और जब लोगों की डिमांड गिरी, जब इतना प्रोडक्शन नहीं करवाना है, इतने सारे प्रोडक्ट्स की नीड नहीं है, तब ये फैक्ट्री ओनर्स वर्कर्स को काम से निकाल भी देते हैं। तो यानी कि वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, जॉब सिक्योर नहीं होती हैं, इन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है। लो वेजेस एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स, काफी घंटों तक इनसे काम करवाया जाता है और इन्हें वेजेस यानी सैलरी बहुत कम दी जाती है। लिविंग कंडीशंस, अब लिविंग कंडीशंस कैसी हैं? हमने देखा वर्किंग कंडीशंस यानी जहां ये काम कर रहे हैं वहां इनके कंडीशंस कैसी हैं। अब लिविंग कंडीशंस यानी जहां पे ये वर्कर्स रह रहे हैं वहां पे इनकी कंडीशंस कैसी हैं। मोस्ट वर्कर्स लिव्ड इन क्राउडेड स्लम्स, ज्यादातर जो वर्कर्स हैं वो क्राउडेड स्लम्स में रहते हैं, स्लम एरियाज में यानी झुग्गी बना करके रहते हैं। और क्राउडेड एरिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितने भी गरीब लोग होते हैं वो अपनी सोसाइटीज बना लेते हैं, झुग्गियां बना लेते हैं आसपास, छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और वहां पे कोई हाइजीनिक कंडीशंस भी नहीं होती है, साफ सफाई भी नहीं होती है, छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियों के फैलने का भी डर ज्यादा रहता है, रिस्क रहता है। पुअर सैनिटेशन, अनसेफ कंडीशंस एंड डिसीजेस वर वाइडस्प्रेड। अब पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं यानी कि वहां पे साफ सफाई नहीं है, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं, अनसेफ कंडीशंस में रह रहे हैं, यानी वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे हम देखते हैं फ्लैट्स वगैरह में गार्ड्स होते हैं, वो गार्ड्स वो हमें सिक्योर फील करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी गार्ड्स नहीं होते। यहाँ पे लोग अनसेफ कंडीशंस में रहते हैं, यहाँ पे चोरी भी हो सकती है, मर्डर्स भी हो सकते हैं, काफी डर रहता है यहाँ पे लोगों को, अपनी लाइफ को लेके, पैसों को लेकर के काफी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं।
एंड डिसीजेज और वाइड स्प्रेड, यानी कि अब जब गंदगी में रह रहे हैं तो गंदगी में जर्म्स, जो डर्टी एरियाज होते हैं वहां पे जर्म्स बहुत जल्दी ग्रो करने लगते हैं, तो डिसीजेस के फैलने का भी डर रहता है यहाँ पे। तो ये जो वर्कर्स हैं, एक तो ये अपने वर्किंग साइट्स पे या कह लो वर्क प्लेस पे एक्सप्लॉइटेशन फेस करते हैं, यानी इन लोगों के साथ एक तरह से बुरा बिहेवियर किया जाता है, गलत तरह से इन्हें ट्रीट किया जाता है, इन्हें लॉन्ग वर्किंग आवर्स यानी काफी घंटों तक काम करना पड़ता है और सैलरीज उतनी अच्छी नहीं मिलती हैं, इनकी जॉब सिक्योर नहीं होती हैं। और अगर इनके रहने की बात करें, जहाँ पे ये रह रहे हैं वहां पे भी इनकी कंडीशंस बेकार हैं, अनसेफ कंडीशंस में रह रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं, जिसकी वजह से डिसीजेस के फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। और कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोग रह रहे हैं तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, बहुत सफर करना पड़ता है इन लोगों को इकोनॉमिकल लॉस होने की वजह से, यानी क्योंकि ये लोअर क्लास हैं, जस्ट बिकॉज कि इनकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं है, इस वजह से इन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। आई होप ये आपको समझ में आया है कि ये वर्कर्स कहाँ से बिलोंग करते थे, कैसे इन फैक्ट्रीज में वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता था, कौन करवाया करता था, एजेंट्स जिन्हें कहते हैं जॉबर्स, ये बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन होल्ड करते थे हर एक फैक्ट्री में, क्योंकि यही जॉबर्स थे, यही एजेंट्स थे जो वर्कर्स को लाया करते थे काम करवाने के लिए। और ये जो जॉबर्स थे ये इसी वजह से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले गए फैक्ट्री ओनर्स के लिए। इन फैक्ट्री सिस्टम में जॉबर्स की जो पोजीशन है वो हाई होती चली गई, इंपॉर्टेंस इनकी बढ़ती गई। और साथ ही साथ हमने आज के वीडियो में देखा कि वर्किंग कंडीशंस कैसी होती थी वर्कर्स की, और ये जहाँ पे रहा करते थे वर्कर्स वहां पे इनकी कंडीशंस कैसी होती थी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।